दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पे तीन बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा रिलायंस पावर फॉजिल फ्यूल्स और नॉन फॉजिल फ्यूल्स दोनों में ही काम करती है। यानी कंपनी के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है और थर्मल पावर प्लांट भी है, साथ में कंपनी विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के ऊपर भी काम कर रही है। और इसी को लेकर यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। रिलायंस पावर के स्टॉक ने पिछले 2-3 महीनों में आपके इन्वेस्टमेंट को डबल किया है। 9 रुपये से स्टॉक ने 18 के ऊपर की हाई बनाई है। लेकिन क्या आने वाले समय स्टॉक फिर से अपनी पुरानी हाई को तोड़ के नई हाई बनाएगा जो इसने 2008 के पहले बनाई थी? यानी उस समय जब आप देख सकते हो कि इसका आईपीओ तो 500 के आसपास आया था, लेकिन आईपीओ में लिस्टिंग ठीक नहीं होने की वजह से कंपनी ने बोनस शेयर जारी किया था और इस वजह से जो उसकी प्राइस थी वो 300 के आसपास थी। तो क्या आने वाले समय फिर से 300 हो सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें, इस समय 10:30-11 का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 65,602 के स्तर पर है जहाँ पे 342 पॉइंट की बड़ी गिरावट हो रही है, यानी 0.52%, लगभग आधा परसेंट की गिरावट है और लगातार गिरावट जारी है। हमने देखा है कि पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से काफ़ी बड़ी गिरावट हो रही है। लगातार माहौल निगेटिव बना हुआ है। इसके पीछे वजह एफआई की बिकवाली है। दूसरी तरफ निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट है। 27,030 के स्तर पे 104 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.38% की गिरावट निफ्टी एनर्जी में भी है। तो पूरे बाजार में दबाव बना हुआ है। ऐसे में उसका कुछ असर यहाँ पे रिलायंस पावर में भी देखने को मिल रहा है। स्टॉक की शुरुआत 19 हुई, यानी फ्लैट शुरुआत हुई। क्लोजिंग कल की 19 के आसपास ही थी। इंट्राडे में 19.20 का हाई बना और जो लो है वो 18.90 का है। तो कुछ समय के लिए आप देखें तो यहाँ पे तेजी की संभावना बनी, लेकिन ऊपर के लेवल से बाजार की गिरावट की वजह से दबाव देखने को मिला और 18.90 का लो बना के इस समय फ्लैट ट्रेड कर रहा है। अगर बाजार में गिरावट और बढ़ेगी तो ये स्टॉक भी नीचे आएगा। बाजार अगर रिकवर हो गया तो रिलायंस पावर में शानदार तेजी बन सकती है, क्योंकि स्टॉक इस समय बुलिश जोन में दिखाई दे रहा है। आपको ये पता ही होगा कि ये स्टॉक ने 274 का हाई बताया था 2008-23 मई को। अब हम आशा करें कि आने वाले समय क्या उस लेवल तक पहुंचेगा स्टॉक। वैसे कोरोना के बाद ये स्टॉक तो 1 रुपीज़ के आसपास आ गया था, बिल्कुल कौड़ियों के भाव में, और उस समय भी मैंने कहा था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें खरीदारी कीजिए। तो आप देख ही सकते हो कि रिटर्न बहुत बेहतर है। बैंक है जो आपके पैसे डबल करने में 10 साल लग जाते हैं, यहाँ पे तो 1 रुपीज़ का स्टॉक इस समय 19 के आसपास, तो आप ये समझ ही सकते हो कि रिटर्न बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे पिछले एक साल के हिसाब से 17% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। 16 के आसपास था स्टॉक, इस समय 19 के आसपास है। लेकिन अगर हम बात करें 6 मंथ की तो 102% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी 9 रुपीज़ का वैसे स्टॉक था वो 19 के आसपास है, पैसे डबल हुए। यहाँ पे सिर्फ 1 मंथ की भी बात करें 8% की तेज़ी फिर से बनी है, यानी स्टॉक देख सकते हो कि बिल्कुल पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। 50 रुपये का लो इसका 9 रुपीज़ का और हाई 22 का है। तो आप देख सकते हो फिलहाल अपने 50 रुपये के ऊपर की तरफ ही है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि सरकार ने अपना गोल सेट कर दिया है 2070 तक नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे चलना है। यानी जितने भी पोल्यूशन पैदा करने वाले जितने भी प्लांट है वो, या फिर जितना पोल्यूशन होने वाली जो कंपनियां, सबको बंद करना है और पूरी तरह से आने वाले समय ग्रीन एनर्जी के ऊपर ही हमें डिपेंड होना है। तो आप समझ सकते हो इसके लिए करीब $15 ट्रिलियन के निवेश की जरूरत पड़ेगी, उतना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना होगा। तो 25 सितंबर को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स में यहाँ पे देख लो कि जो समिट हुई है, इसके दौरान हमारे जो पावर मिनिस्टर है आर.के. सिंह ने ये बड़ा बयान दिया है कि आने वाले 2070 के लिए अगर हमें नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाना है तो $15 ट्रिलियन की जरूरत पड़ेगी। इतना पैसा फंड लगाना होगा। एनुअली हमें करीब $300 बिलियन की जरूरत पड़ेगी, इसमें इन्वेस्टमेंट करना होगा इस सेक्टर में, तभी उस गोल को हम अचीव कर पाएंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए इस समय 65 से लेकर 70% तक एनर्जी डिमांड होती है, यानी वो सबसे बड़े कंज्यूमर है इस समय इस सेक्टर के लिए। और लगातार देखें तो जिस तरह से अभी फ्रेट पैसेंजर व्हीकल भी बढ़ रहे हैं, आप देखें दूसरे भी बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन में लगातार पोल्यूशन हो रहा है, उन सबको रोकना है और इसीलिए ईवी व्हीकल को भी प्रमोट करना है और फ्यूल है उसको भी बदलना है। यानी आपको पता है आने वाले समय ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल आने वाला है। तो ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए हमें सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को बढ़ाना होगा, हाइड्रो पावर को बढ़ाना होगा, तभी हम इस चैलेंज को पूरी तरह से उसको पूरा कर पाएंगे। तो 30 से लेकर 35 गीगावाट की कैपेसिटी जो रिन्यूएबल एनर्जी की है उसको बढ़ाना होगा, तभी जाके उस गोल तक पहुंचा जा सकता है। इस मौके पे एस.के. पाठक जो सेक्रेटरी जनरल है एफआईसीसीआई के, उनका भी कहना है कि इस समय हमें रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना पड़ेगा, उसके मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना होगा।
और इसके लिए निवेश लाना होगा, बैटरी स्टोरेज के ऊपर काम करना होगा, इलेक्ट्रो लेयर्स के ऊपर काम करना होगा, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर काम करना होगा, तभी उस गोल को हम पूरा कर पाएंगे। तो ये सारा का सारा बहुत सारा काम बाकी है, जिस पे सरकार का बयान है कि जल्द इसको हम कंप्लीट करेंगे, हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक दूसरी बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है। इंडिया ने अपनी पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस लॉन्च कर दी है और आप देख सकते हो ये दिल्ली में इसकी लॉन्चिंग हुई है। तो देख सकते हो कि मंडे के दिन यह देख सकते हो कि ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली बस इसको शुरू किया गया है और दिल्ली एनसीआर में ये चलेगी ट्रायल बेसिस पर। और देख सकते हो कि करीब 3 लाख किलोमीटर का ये ट्रायल बेस करेगा और उसके बाद में तेज़ी से इसमें और बढ़ाई करी जाएगी और दूसरी बसें लाई जाएगी। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी की तरफ से जो इसको हरी झंडी दी गई है और इसको शुरू किया गया है। आने वाले समय ये देश का फ्यूचर है और ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल के माध्यम से ही देश में आने वाले समय में एक नया रिवॉल्यूशन आएगा। इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बनेगा और ये आने वाले हम नेक्स्ट जनरेशन का फ्यूल है। आप समझ सकते हो पेट्रोल डीजल की जगह लेगा और इसको बनाने में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का योगदान होगा। और ये दोनों के दोनों जो सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां रिलायंस पावर को इसका सीधा फायदा होगा। अब इंडिया ने ऑलरेडी देखे तो यूएई के साथ में बिजनेस टाइप किया, यहाँ से ग्रिड कनेक्टिविटी दी जाएगी। यहाँ से इंडिया के माध्यम से देखें तो जो ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल हो या फिर दूसरे और भी ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज है वो वहाँ तक कनेक्ट किए जाएंगे और इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे बहुत सारा होगा यूएई की तरफ से। और इसके अलावा भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जो फर्म है विश्व के अलग अलग वो भी इंडिया में निवेश करना चाहते हैं। G20 में इस बार खास फोकस किया गया है कि किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ाना है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है। गुजरात नंबर 1 बना है, देख सकते हो सोलर ओपन एक्सेस सिस्टम के तहत जिसने ग्रीन एनर्जी में सबसे ज़्यादा एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। तो उन्होंने जो ये ग्रीन ओपन एक्सेस पॉलिसी लागू की, इसका फ़ायदा देखने को मिल रहा है। और इन्होंने अपनी जो विंड सोलर हाइब्रिड की जो पावर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी है उसको 86.6% तक बढ़ा दिया है। तो गुजरात ने अपना गोल सेट कर दिया कि 2030 तक 100 गीगावाट की कैपेसिटी को बनाना है रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से। और इसीलिए जो उनका जो नया जो अब देखिए ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स लागू किया उसकी वजह से तेज़ी से इसमें वृद्धि बढ़नी शुरू हो चुकी। तो Q2 2023 का जो है उसके दौरान देखें तो जो ओपन एक्सेस सोलर पावर कैपेसिटी इन्होंने जो शुरू किए थे जो रूल्स, उसके तहत 330 मेगावाट की इन्होंने कैपेसिटी को पाया, जो 6 फोल्ड ग्रोथ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तो आप देख ही सकते हो कि बहुत ही बेहतर परिणाम है इस नई जो योजना का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है अलग अलग, जिसमें ज्वेलरी इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है और भी बहुत सारी बड़ी इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्रीज है, वो सारे के सारे अभी इस समय ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल शुरू कर चुके हैं और ऐसे में इस सेक्टर के लिए प्रचुर संभावना निकल के आ रही है। अब रिलायंस पावर की बात की, ये भी अंदर से मजबूत हो रही है। मार्च 2021 में जहाँ पे इनकी लायबिलिटीज़ 50,782 करोड़ के आसपास थी, वो मार्च में घट के 49,812 करोड़ के आसपास आ गई और मार्च 2023 आते आते 48,535 करोड़ तक आ गई। तो लगातार देख सकते हो कि हर साल आपको लायबिलिटीज़ कम होती हुई दिखाई दे रही है। ये एक शुभ संकेत है इसके लिए। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में सितंबर में आपको FIDI की होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। वैसे प्रमोटर की होल्डिंग आपको कुछ कम हुई दिखाई देगी, 24.50 के आसपास है, जो जून में 24.99% के आसपास थी। तो इसके पीछे वजह कि ऑथम इन्वेस्टमेंट को इन्होंने अपने शेयर दिए, उसके बदले में उन्होंने इक्विटी ली है, कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है और इसी वजह से प्रमोटर की होल्डिंग कुछ कम हुई है। FI का निवेश काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ा है, 7.34% की होल्डिंग थी जून में, जो 7.76% तक आ गई है। ज़बरदस्त FI का निवेश बढ़ा है। DI ने भी अपनी होल्डिंग ज़बरदस्त बढ़ाई है, 3.17% की होल्डिंग थी जून में, 5.15% तक आ गई। तो ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट हुआ है DI का भी यहाँ पे देख सकते हो कि रिलायंस पावर में। गवर्नमेंट की 0.01% की होल्डिंग है। शेयर जो कम हुआ वो है जनरल पब्लिक के, 64.49% की होल्डिंग थी जून में, जो 62.58% के आसपास आ गई। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है, आप रिलायंस पावर में खरीदारी करें। आने वाले समय निकट भविष्य में अपनी जो पुरानी हाई है, जो 300 के आसपास स्टॉक था 2008 में, उसको पार कर सकता है, एक नई हाई बना सकता है, यानी निकट भविष्य में 500 के टारगेट को भी दिखा सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस समय इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।